स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। अब आप लोगों को तो पता ही है कि इस चैनल पर काफ़ी अजीब गरीब मूवी एक्सप्लेन करता हूं मैं, जिसके लिए मुझे लोगों का काफ़ी हेट कमेंट्स भी झेलने पड़ते हैं। तो आज की हमारी मूवी जो है वो भी काफ़ी अजीब है और यूनिक है। आज से पहले आप लोगों ने शायद क्या मैं पक्का ही बता रहा हूँ कि ऐसी मूवी देखी ही नहीं होगी, क्योंकि बनी ही नहीं है इसके अलावा कोई ऐसी मूवी। फिल्म की शुरुआत होती है, हम देखते हैं एक बर्फीली सी जगह को जहाँ पर जस्ट अभी अभी एक बस का एक्सीडेंट हुआ है। सीन वहां से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह का सीन और हमारा मेन कैरेक्टर सुगीटा जो कि मॉर्निंग में टीवी देख रहा है और उसे न्यूज से पता चलता है कि एक बस एक्सीडेंट हुआ है। सुगीटा को याद आता है कि उसी बस में इसकी वाइफ और इसकी बेटी भी थी और वो दोनों बाहर जा रही थी। कहीं जाने से पहले इसकी वाइफ ने इसके चिन पर टच किया था। सुगीटा अभी भी उस टच को फील कर पा रहा होता है और वो सोचता है और वो यहाँ से भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है। यहाँ इसकी वाइफ और इसकी बेटी दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब है। वाइफ होश में आने पर अपनी बेटी को अपने पास बुलाने को कहती है। जब ये लोग उसकी बेटी को इसके पास लाते हैं तो वो इसका हाथ पकड़ती है और इसकी वाइफ की वहीं पर डेथ हो जाती है। और वहीं पर इसकी वाइफ के रिंग में से एक लाइट फ्लैश होती है जिसे कोई यहाँ पर देख नहीं पाता। थोड़ी देर बाद बेटी को होश आ जाता है। इसका नाम मिनामी है। सुगीटा इसे देखकर काफी खुश होता है और इससे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इसकी बेटी इसको सोगीटा यानी कि नाम लेकर बुलाती है। अगले सीन में हम वाइफ का फ्यूनरल देखते हैं। यहाँ पर सुगीटा याद कर रहा है कि कैसे उसकी बेटी ने इसे हॉस्पिटल में क्या क्या बोला था। उसका कहना है कि वो इसकी बेटी नहीं बल्कि वाइफ है और इसकी बेटी मिनामी मर चुकी है। अब ये बात किसी को भी हजम नहीं होगी कि उसकी बेटी की बॉडी के अंदर इसकी वाइफ की आत्मा घुसी हुई है। अब इस बात को हजम करने के लिए सुगीटा को काफी टाइम लगता है। मिनामी इसे इनके फर्स्ट नाइट एंड वो प्राइवेट टाइम की बातें बताती है जो कि एक हस्बैंड वाइफ को ही पता होते हैं और सुगीटा को भरोसा हो जाता है कि ये उसकी वाइफ है और इसकी वाइफ का नाम नाओको है और हम यहाँ से इसको अब नाओको कहकर बुलाएंगे। अब दोनों घर आते हैं। दोनों अपनी बेटी की मौत से काफी ज्यादा दुखी है पर जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। अब ये न्यू लाइफ दोनों के लिए काफी ज्यादा अजीब होती है। नाओको दिन में 18 साल की बेटी बनकर स्कूल जाती है और जब वो रात को घर आती है तो इसकी 40 साल की वाइफ बन जाती है। वो अपनी रिंग भी उतार देती है क्योंकि 18 साल की स्कूल गर्ल वेडिंग रिंग नहीं पहना करती है। सोगीटा को इसकी स्कूल की स्कर्ट काफी छोटी लगती है, वो इसलिए इसको टोक देता है और अगले दिन नाओको स्कर्ट को बड़ी कर लेती है। अब सालों से हाउसवाइफ की जिंदगी जिया नाओको ने तो उसको स्कूल लाइफ काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो सारी चीजें एंजॉय कर रही होती है। इसकी 2 फ्रेंड्स भी है यहाँ पर सुगीटा को लगता है कि नाओको के लिए ये सब हार्ड होगा। नाओको मैच्योर है इसलिए वो अपनी बेटी से ज्यादा समझदार है क्योंकि इसकी उम्र 40 साल है और वो अच्छे से पढ़ाई करती है और क्लास में टॉपर भी बन जाती है। वहीं सुगीटा की जिंदगी अब काफी अजीब हो गई है। वो सामने अपनी बेटी को देखता है पर इसे पता है कि अंदर इसकी वाइफ है। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखता है। उसके साथ ये करना भी चाहता है सब कुछ, पर इसके अंदर हिम्मत नहीं कि वो इसके साथ कुछ कर सके। अपने बॉडी पार्ट्स को भी इसके सामने कवर करके रखता है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये इसकी बेटी है जो इसे देख रही है। अचानक से एक दिन सुगीटा अपनी बेटी की टीचर से मिलता है। दोनों बातें करते हैं। सुगीटा इसको काफी पसंद करता है और इसके हाथ को देखता है तो उसमें रिंग नहीं होती, जिससे समझ जाता है कि ये अभी तक सिंगल है। दोनों बैठकर वहीं पार्क में बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर नाओको स्कूल से जब घर जा रही होती है तो इन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। अब यहाँ पर इसको काफी ज्यादा जलन होने लग जाती है कि मेरा हस्बैंड किसी और से बातें कर रहा है और वो इसको मारती है और कहती है कि अभी तुम्हारी वाइफ जिंदा है। अब नाओको के इसके बाद हाव भाव भी काफी चेंज होने लगते हैं। वो अब सब कुछ करना चाहती है और अपने टाइम को दोबारा जीना चाहती है। वो चाहती है कि वो लड़की बनकर जिए और वो सारी चीजें करे जो पहले नहीं कर पाई थी और वो अब अपने स्कर्ट को भी वापस से छोटी कर लेती है, जिस वजह से सुगीटा इसको फिर से टोकता है। पूछने पर वो कहती है कि स्कूल में सारी लड़कियां ऐसे ही पहनकर आती हैं। ये सब देखकर सुगीटा को अब ऐसा फील होने लगा है कि वो नाओको को ज्यादा दिन रोक नहीं पाएगा। वो एक जवान लड़की है और वो मिडिल एज आदमी के साथ क्या करेगी क्योंकि उसकी उम्र अभी 18 साल है। अब दिन बीतने लगते हैं। नाओको स्टडी में मेहनत करती है, सुगीटा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है जहाँ इसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया होता है। खुशी सेलिब्रेट करने के लिए सुगीटा इसको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और यहाँ पर नाओको काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो नशे में घर आती है और वहीं पर सो जाती है। सुगीटा हमेशा की तरह उसका कोट उतारने की कोशिश करता है पर उसे फील होता है कि अगर उसका कोट उतारेगा तो इसके अंदर उसकी बेटी की बॉडी होगी, इसलिए वो कुछ नहीं करता और इसको कवर कर देता है। इसके जाते टाइम पर नाओको इसका हाथ पकड़ लेती है और इसको फिजिकल होने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम मेरे फेस को कवर करके जो चाहे कर सकते हो। पर सुगीटा अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो मना कर देता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और दोनों
वहीं जाते हैं जहाँ बस एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ सबकी फैमिलीज आई हुई हैं। यहीं हम निशिगुची नाम के एक लड़के से मिलते हैं। ये उस बस ड्राइवर का बेटा है जो एक्सीडेंट वाली बस को चला रहा था। सुगीटा यहाँ पर निशिगुची की शॉप में हेल्प करता है पैसे देकर, पर नाओको को लगता है कि निशिगुची इन्हें पैसे के लिए पागल बना रहा है। पर थोड़े दिन बाद निशिगुची इनके घर आता है और इनके पैसे वापस करता है। यहाँ इनकी बातें भी होती है। निशिगुची बताता है कि ड्राइवर 2 काम किया करता था, वो दिन में भी काम करता था और रात को भी काम करता था। इस वजह से उसे थकान हो जाती थी और उस दिन बस चलाते हुए वो सो गया था, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। यहाँ सुगीटा को लगता है कि निशिगुची एक अच्छा लड़का है। अब कुछ दिन बाद नाओको को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो मिल ही गया था, अब उसकी क्लासेस भी शुरू हो जाती है। वहीं इसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम सामा है। दोनों अब काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यहाँ पर नाओको इसको पसंद भी करने लग जाती है। अब दिन भर मस्ती करना, घूमना, जो कि इंसान एक अपने 18 से 20 साल की एज में करता है, वो सारी चीजें ये करते हैं और नाओको को ये जिंदगी जीने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। दूसरी तरफ बेचारा सुगीटा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी है। वो अकेले दिन भर घर में लेटा गार्डन के पौधों को देखता रहता है। वो सोचता है कि काश मेरी जिंदगी में भी खुशियां आ पाती, और वो अपनी वाइफ को पूरे दिन यहाँ पर मिस करता है। अब सुगीटा नाओको का रिलेशन भी पूरी तरह से टूट चुका है। सामा घर पर कॉल भी करता है बार बार, जिसकी वजह से सुगीटा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, गुस्सा आता है और वो पैनिक करता है। सुगीटा नाओको और सामा को बातें करते हुए भी सुनता है और सोचता है कि मेरी वाइफ को उससे 20 साल छोटी एज वाले लड़के ने पटा रखा है, जो कि काफी दुख की बात है इसके लिए। अब सुगीटा की लाइफ बहुत ही बेकार कटने लग जाती है। सामा नाओको को घर भी छोड़ने आया करता है, जिसको देखकर सुगीटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। नाओको कहती है कि मेरा मन मैं वो करूंगी। सुगीटा कहता है कि नहीं, तुम नहीं कर सकती। जब से तुम कॉलेज में गई हो मेरी जिंदगी का एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से बीत रहा है। नाओको ये सब ठीक करने के लिए सुगीटा को अपने साथ सेक्स करने के लिए बोलती है। सुगीटा कोशिश करता है पर वो अपनी बेटी का चेहरा देखता है और वो नहीं कर पाता है। कुछ दिनों बाद सुगीटा एक बार में जाता है। यहाँ निशिगुची काम करता है और वो बताता है कि ड्राइवर मेरा रियल फादर नहीं था, पर उसने मेरी माँ के मेडिकल बिल भरने के लिए दिन रात काम किया, और भी अपनी फैमिली की ऐसी बहुत सी बातें बताता है, जिसको सुनकर सुगीटा काफी इमोशनल हो जाता है और समझ जाता है कि फैमिली ही सब कुछ है। फैमिली की खुशी के लिए हमें भी खुश रहना चाहिए। और वो घर आता है और नाओको से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अब बांध कर नहीं रख सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर नाओको बहुत खुश होती है, उसकी आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं। और यहाँ पर अगले दिन सुगीटा उठता है तो नाओको उसके सामने खड़ी होती है और इसे फादर कहकर बुलाती है, मतलब ये इसकी बेटी है। सुगीटा शॉक्ड हो जाता है और इसे लगता है कि बेटी इसकी बॉडी में वापस आ चुकी है। ये इसको एल्बम्स दिखाता है, फोटो दिखाता है बीते हुए साल को जिसको इसकी वाइफ ने जिया है। और यहाँ पर नाओको अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाती है और लेट जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद उठती है तो वो फिर से नाओको बनकर उठती है, मतलब इसकी वाइफ। सुगीटा समझ जाता है कि इन दोनों की सोल एक ही बॉडी के अंदर है और वो नींद के द्वारा स्विच होती रहती है। अब दोनों एक एक करके आती है और एक दूसरे के लिए लेटर छोड़ना, वीडियोस बनाना, ये सारी चीजें लगी रहती है। जब माँ बॉडी के अंदर आती है तो बेटी का लेटर पढ़ती है, और जब बेटी बॉडी में आती है तो वो माँ की वीडियो या लेटर पढ़ती है। अब यहाँ पर ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है। सुगीटा बहुत ही ज्यादा खुश है, वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा है। और इसकी नूडल की कंपनी भी काफी ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि कोई इंसान सोचेगा कि बस टाइम यहीं पर रुक जाए। और यहाँ पर दिन बीतने के साथ साथ नाओको बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगती है, उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। इसका कहना है कि अगर इसकी बेटी इसकी बॉडी में आती रही तो नाओको एक दिन ऐसे ही गायब हो जाएगी। इस बात से सुगीटा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बचा लेगा तो उसकी वाइफ चली जाएगी, और ये बात अपनी बेटी को बताता है। बेटी कहती है कि अगली बार जब नाओको मेरी बॉडी के अंदर आए तो उसे वहां पर लेकर जाना जहां आप उससे फर्स्ट टाइम मिले थे, डेट पर गए थे। सुगीटा ऐसा ही करता है, नाओको को एक रोमांटिक जगह लेकर जाता है जहां ये पहली बार डेट पर गए थे। समुद्र के किनारे दोनों टेबल पर बैठकर एक दूसरे को देखते हैं और काफी ज्यादा रोमांटिक माहौल होता है। सनसेट भी हो रहा है सामने, और यहाँ पर दोपहर से बैठे बैठे शाम हो जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, दोनों कुछ पुरानी बातें भी याद करते हैं और काफी इमोशनल हो जाता है यहाँ पर सब कुछ। और सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं कुछ साल बाद का सीन। अब सुगीटा की बेटी की शादी हो रही है और नाओको उस दिन के बाद इसकी बॉडी में कभी नहीं आई। बेटी की शादी निशिगुची से ही करवा रहा है सुगीटा, क्योंकि जब नाओको और बेटी दोनों के सोल स्विच हुआ करते थे तो सुगीटा अपनी बेटी को निशिगुची के रेस्टोरेंट में लेकर जाया करता था। निशिगुची अब यहाँ का मैनेजर भी बन गया है और अच्छे पैसे कमाता है, तो सुगीटा को उससे शादी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दोनों की खुशी खुशी शादी भी हो जाती है।
और बेटी अपने फादर को यानी सुगीटा को लास्ट गुड बाय कहने आती है। यहीं इसकी बेटी सुगीटा के चिन्ह पर वैसे ही हाथ फेरती है जैसे नाव को फेरा करती थी। और यहाँ पर सुगीटा को पता चल जाता है कि ये इसकी बेटी नहीं बल्कि इसकी वाइफ नाओको है। उसकी बेटी तो कभी वापस आई ही नहीं उस दिन हॉस्पिटल में मरने के बाद। ये नाओको ही थी जो इतने सालों से सुगीटा को पागल बना रही थी। अब यहाँ पर सुगीटा को काफ़ी गुस्सा आता है पर वो खुद पर कंट्रोल करता है। यहाँ नाओको कहती है कि हमारा फिर से कभी भी साथ हो पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने ये किया। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती थी और करती रहूंगी। और यहाँ पर कुछ देर बाद निशिगुची आता है और अपनी दुल्हन को ले जाना चाहता है। सुगीटा इसे पंच करता है क्योंकि ये शायद इनका कोई रस्म होता है कि जो दुल्हन का फादर है वो दूल्हे को पंच करता है। अब यहाँ पर सुगीटा काफ़ी ज़्यादा दुखी भी है और खुश भी है। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। आप लोगों को इस मूवी के बारे में क्या कहना है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कुछ ना कुछ। क्योंकि क्या लगता है आपको जो नाओको ने किया वो सही था या नहीं था? क्या उसको सुगीटा के साथ ऐसा करना चाहिए था? इतने सालों तक उसको बेवकूफ़ बनाकर रखना चाहिए था? ये बात आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ एक और ऐसी अजीबोगरीब वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।